हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीजनिक में। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जिसका नाम है सूला वाइन यार्ड्स। ये 12 दिसंबर को ओपन हुआ है आईपीओ। तो आज हम बात करेंगे इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कैसे अपना रिवेन्यू जनरेट करती है, कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के रिवेन्यू सोर्सेज क्या हैं, कंपनी के वर्टिकल्स क्या क्या हैं और कंपनी की आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं और इन्वेस्टर्स को भी किस तरह से फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के बारे में थोड़ा समझेंगे। कंपनी जो है, जैसे अगर आप बात की जाए 31 मार्च 2022 तक अगर हम बात करें, 31 मार्च 2022 तक कंपनी ये जो सूला वाइन यार्ड्स लिमिटेड है, कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी वाइन प्रोड्यूसर कंपनी है। इसके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के अंडर में डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, जैसे रासा हो गया, डिंडोरी हो गया, सातोरी हो गया, द सोर्स हो गया, मदिरा हो गया, दिया हो गया। तो इन सब के अंदर अपने फ्लैगशिप ब्रांड सूला को ये बेचती है। कंपनी के पास 56 से ज़्यादा 56 से भी ज़्यादा अलग अलग लेबल्स हैं वाइन्स के, अलग अलग लेबल्स पे काम करती हैं, उनको सेल करती है। और इनके पास 4 खुद के और 2 लीज्ड फैसिलिटीज़ हैं। तो है ना, टोटल 6 फैसिलिटीज, 4 खुद के हैं और 2 लीज फैसिलिटीज़ हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। और इस कंपनी का खुद का टूरिज्म बिजनेस भी है। तो टूरिज्म बिजनेस में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा क्या किस तरह से वाइन के बिजनेस में टूरिज्म कैसे इन्होंने इवॉल्व किया है। इस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है सब बहुत बड़ा है और बहुत ही मजबूत है। इन्होंने 13,000 से भी ज़्यादा इनके रिटेल टच पॉइंट्स हैं अक्रॉस इंडिया। तो बहुत ही तेज़ी से बहुत ही मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ ही काम करते हैं। बात करी जाए जिससे वाइन बनती है ग्रेप्स, तो ग्रेप्स को प्रोक्योर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे अरेंजमेंट्स और उनकी सप्लाई को लेने के लिए भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स करे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 2290 एकड़ की ज़मीन के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं ग्रेप उगाने के लिए। और कंपनी के पास मजबूत 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 14 लाइसेंस रिसेलर्स हैं, 11 कॉर्पोरेशन हैं, 7 कंपनी डिपोर्ट्स हैं, 3 डिफेंस यूनिट्स हैं। तो जैसे मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत बड़ा है और इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है सूला वाइन यार्ड्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना तो ज़रूरी है ही इस चीज़ के लिए। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब इस कंपनी के जो आईपीओ निकला है, इस आईपीओ का ऑब्जेक्ट क्या है? अब ये जो आईपीओ निकला है ऑफर फॉर सेल निकला है पूरा। तो इसमें जो सेलिंग शेयर होल्डर से कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी के अगर बिजनेस वर्टिकल्स बात करें तो कंपनी 2 वर्टिकल्स में काम करती है। एक इनका वाइन बिजनेस है, दूसरा इनका टूरिज्म बिजनेस है, वाइन टूरिज्म बिजनेस। तो वाइन बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग ऑफ वाइन्स, स्पिरिट्स, और जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये सब मैंने आपको बताया कि किस तरह से वाइन का बिजनेस करते हैं। वाइन टूरिज्म बिजनेस में इन्होंने अपना जो वाइन यार्ड्स के जो इनके खुद के वाइन यार्ड्स हैं, वहाँ पर वाइन यार्ड्स वो जगह है जहाँ पर ग्रेप्स उगाई जाती हैं, वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पे लोगों को टूर कराते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वाइन की टेस्टिंग भी होती है, कैसा प्रोसेस होता है, कैसे मैन्युफैक्चर होती है, वो सब लोगों को देखना पसंद होता है। तो ये वहाँ से टूरिज्म बिजनेस भी ये जनरेट करते हैं। अगर मैं इंडस्ट्री वाइज बात करें, वाइन इंडस्ट्री वाइज बात करूँ सूला की, तो 2000 जो अल्कोहल बेवरेज सेक्शन है, जहाँ 2005 में 8.6% था, 2016 में बढ़कर 11.7% हुआ, बट वहीं 2021 में ये 13.5% तक पहुंच चुका है। तो अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिक, तो इंडिया में वाइन बहुत जो परसेंटेज है ओवरऑल अर्थ पे जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ को मिला के जितना वाइन का शौक है उससे थोड़ा कम इंडिया में है, बिकॉज इंडिया में लोग इतना वाइन नहीं पीते हैं, अभी वाइन इतना कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देती है कि इंडिया में भी वाइन की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है और आगे चल के इसकी डिमांड बढ़ सकती है, बिकॉज जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, अब लोग भी वाइन की तरफ और वाइन को भी अपने कंजम्पशन में लेना चाह रहे हैं। हम किसी भी तरह के अल्कोहल को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट कंपनी आ रही है तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे। और जो इंडियन वाइन इंडस्ट्री है 18.3% से की तेज़ी से बढ़ रही है। अगर मैं 2014 से 2019 की बात करी जाए तो 18.3% से ग्रो किया है वाइन इंडस्ट्री ने।
इस कंपनी के अगर रिवेन्यूज़ की बात की जाए तो रिवेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं, रिवेन्यूज़ बढ़ते गए हैं। और एबिटा की बात की जाए तो जहाँ 2020 में 50,000 करोड़ की बात की थी, वहीं 116,000 करोड़ की बात हुई आगे। फिर आपके प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 0.72% से 25.57% हुए। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.23 से 0.58 हो गया। बहुत अच्छी तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। अगर मैं सेलिंग प्रोपोजल्स की बात करें इस कंपनी के कि किस पॉइंट्स, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये अपनी सेलिंग को और तेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है इस सेक्शन में आना, वाइन ग्रो करना, वाइन मैन्युफैक्चर करना, वाइन को डिस्ट्रीब्यूशन करना। बहुत ही इसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो इसमें आना बहुत, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉलिसीज होती है वाइन मेकिंग में, एक्सपर्टीज चाहिए। तो इसमें जो एंट्री अगर कोई करना चाहे नया कोई कॉम्पिटिटर, तो उसके लिए बहुत सारे बैरियर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे इनका भी ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, अब ये इस्टेब्लिश्ड मार्केट है, बहुत सारे से इंडिया में ये हैं, तो एक इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क इन्होंने बना रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका अच्छा है, लोगों को रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड है ये, और इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वाइन का। और इन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया 56 से ज़्यादा डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन ग्रोथ है बहुत अच्छी है। इनका जो रॉ मटेरियल जो है मेन वाइन का, वो आपका ग्रेप्स है। तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे अरेंजमेंट्स करे हुए हैं, एग्रीमेंट्स करे हुए हैं। जैसे मैंने बताया 2000 एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीनों पर इनका खुद की वाइन यार्ड्स हैं। तो इन्होंने अपना रॉ मटेरियल के लिए सप्लाई का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। अब कंपनी की ग्रोथ कहाँ से हो सकती है? अगर आप कंपनी को एज अ ग्रोथ देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी आगे ग्रो कर सकती है, तो कंपनी ग्रो करने का सबसे बड़ा एक ये है कि इन्होंने हमेशा ब्रांड बनाने की सोची है। सुलह वाइन यार्ड्स ने हमेशा ब्रांड बनाने की सोची अपनी। ये कोई थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कर रही है अपने नाम से बेच रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद की क्वालिटी मेंटेन करते हैं, खुद के नाम से बेचना चाहते हैं, अपने एक यूनिक प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं, लोगों को पास वो टेस्ट पहुंचाना चाहते हैं ये लोग। तो और इनका जो पोर्टफोलियो बहुत ही प्रीमियम है। जितने मैंने आपको पोर्टफोलियो बताए हैं उनमें से 34 से ज़्यादा लेबल्स एलीट और प्रीमियम कैटेगरी के हैं इनके। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं वाइन को लेके, कंजम्पशन को लेके। वाइन का कंजम्पशन क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसे बढ़ सकता है, कैसे ये बनता है। जैसे मैंने बताया कि वो टूरिज्म की बात करते हैं तो लोग जाते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उनमें भी रुचि बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर रहे हैं। और इस कंपनी की ग्रोथ में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं कंपनी के। तो कंपनी का सबसे पहला रिस्क फैक्टर है कि बहुत ही हाई रेगुलेटेड है, क्योंकि अल्कोहल इंक्लूडेड है, कंजप्शन इंक्लूडेड है। तो बहुत सारे रूल्स, लाइसेंसिंग इश्यूज होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, तो बहुत सारे टैक्सेशन इश्यूज भी होते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें एक रिस्क फैक्टर ला सकती है। दूसरा है क्लाइमेट कंडीशन। जैसे मैंने बताया रॉ मटेरियल इनमें ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स जो है स्पेसिफिक क्लाइमेट में उगते हैं, और इसमें क्लाइमेट में थोड़ी भी दिक्कत आती है, कुछ एडवर्स इफेक्ट आता है, तो इनके प्रोडक्शन में, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ी सा एडवर्स इफेक्ट आ सकता है कंपनी के। स्टेट रेगुलेशंस की बात की, जैसे मैंने बात करी, स्टेट रेगुलेशंस बहुत सारे हैं, तो उसमें प्राइसिंग का भी बहुत इशू हो सकता है। प्राइसिंग बहुत कंट्रोल्ड होते हैं, अकॉर्डिंगली कंट्रोल करना पड़ता है। तो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा अपने आप को। अब मैं इस SVL के पूरे IPO की डिटेल्स देता हूँ आपको। ये IPO स्टार्ट हो रहा है 12 दिसंबर से और 14 दिसंबर को क्लोज होगा शाम के 5 बजे तक। तो इस IPO का जो प्राइस बैंड है वो 340 से 357 रुपये के बीच में रखा गया है। तो इशू साइज 960 करोड़ का है और कंपनी का मुद्दा है कि वो 2800 से 3000 करोड़ का फंड उठाएगी मार्केट से। तो आपको 42 शेयर मिलेंगे, 340 से 357 के हिसाब से 42 शेयर मिलेंगे। तो 42 शेयर के लिए आपको 14,994 रुपये देने होंगे। मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारी बातों पे ना जाए। आप खुद रिसर्च कीजिए, खुद इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करें, अपनी रिस्क एपेटाइट को समझे, फिर आगे अपने इन्वेस्टमेंट्स करें। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिले। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।